हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, नंबर सिस्टम। आज से हम लोग मैथमेटिक्स भी पैरेलल चलाएंगे। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, और इसमें हम कुछ बातें जान लेते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नंबर का क्लासिफिकेशन जान लेते हैं। तो पहला हमारा जो है हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी नंबर का वर्गीकरण। नंबर को कितने कितने ग्रुप में बांटा गया है, कौन कौन से नंबर होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स को हम दो ग्रुप में बांटते हैं। पहला जो हमारा नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स, और जो दूसरा हमारा नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं? वो सारे नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं वो सारे नंबर रियल होते हैं। जैसे हमारा नेचुरल नंबर, जैसे हमारा होल नंबर, हमारा इंटीजर्स, हमारा रेशनल नंबर और हमारा इरेशनल नंबर भी। ये सभी हमारे नंबर रियल नंबर होते हैं। उसी तरह से बात कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर की। तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक काल्पनिक संख्याएं। अब इमेजिनरी नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो इमेजिनरी नंबर में हमारे वो नंबर आते हैं जो रूट में होते हैं लेकिन नेगेटिव नंबर होते हैं। जैसे -1, √-2, √-3, √-4। तो देखिए ऐसे नंबर पॉसिबल नहीं होते हैं जो रूट में भी हों और नेगेटिव हों। तो ऐसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, काल्पनिक नंबर बोलते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं रियल नंबर में। सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर देख लेते हैं क्या है। रियल नंबर हमारा नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है, फिर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो फिर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रियल नंबर में नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर एक नहीं होता है, ढेर सारे होते हैं और सबको मिला के हम उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए जो नंबर हमारा काउंटिंग नंबर होता है, गिनती वाली संख्याएं जो हमारा 1 से स्टार्ट होती हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर। फ़र्क इतना पड़ता है कि काउंटिंग में हम लोग बस 100 तक ही काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जबकि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से तो स्टार्ट होता है लेकिन कहाँ पे ख़त्म होता है ये किसी को नहीं पता, इनफाइनाइट तक जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर पे। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोल देते हैं प्राकृतिक संख्या, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 काउंटिंग नंबर, गिनती वाली संख्या, और कहाँ ख़त्म होता है हमारा इनफाइनाइट पे। तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। दूसरा नंबर होता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स इनको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं किसको बोलते हैं? तो ऐसे नंबर जिसमें काउंटिंग नंबर हो लेकिन उसमें एक जीरो भी जुड़ा हुआ हो,
यानी 0 को ऐड कर लेते हैं बस। 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये भी हमारा इनफाइनाइट तक जाता है। यानी सबसे बड़ा नंबर बताना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर हम बड़ा बताएंगे तो उसमें +1 कर देंगे, एक ऐड कर देंगे तो उससे भी बड़ा नंबर हमें मिल जाएगा। चलिए फिर बात कर लेते हैं हम लोग अगला नंबर की, जो कि है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, और पूर्णांक क्या होता है, ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है, डैश 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 -3 -2 -1, और बीच में एक और नंबर आता है हमारा एक न्यूट्रल नंबर जिसको बोलते हैं 0, और उसके बाद होता है हमारा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर डैश 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 डैश, ये प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। तो देखिए पूर्णांक में हमारा 3 डिजिट्स हैं, 3 टाइप के डिजिट्स हैं। पहले डिजिट हैं जिस बस नेगेटिव डिजिट हैं, कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक के नंबर्स। अब इनको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स, और नेगेटिव नंबर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स, और इनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। और इसके बाद हमारा ये होता है 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर या फिर नॉन नेगेटिव नंबर। इनको हम लोग बोल लेते हैं पॉजिटिव नंबर्स या फिर नॉन नेगेटिव। जो नेगेटिव नहीं है वो नॉन नेगेटिव है। इसको हम लोग हिंदी में धनात्मक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा एक और नंबर इसमें बच जाता है 0। तो देखिए 0 हमारा ना तो ऋणात्मक में आता है, ना ही हमारा धनात्मक में आता है। यानी 0 हमारा न्यूट्रल है, ना तो वो धनात्मक है ना ही हमारा ऋणात्मक है। इसको हम ना तो नेगेटिव में काउंट करेंगे ना ही पॉजिटिव में। 0 हमारा बस 0 है और वो किसी के साइड नहीं है, ना ही वो पॉजिटिव के साइड है ना ही वो नेगेटिव के साइड है। चलिए फिर हम आगे बात कर लेते हैं। नोट, आप लोग पेन और पेपर भी ले लीजिएगा, नोट करते चलिएगा। फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं फिर हमारा अगला नंबर है इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, तो ऐसे नंबर्स जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जैसे 7/8 -5/8। ठीक है, बस एक ही शर्त है कि ये जो नंबर है हमारा नीचे वाला q, वो 0 नहीं होना चाहिए। बस एक कंडीशन है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जिसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला नंबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और कोई भी नंबर, ये हमारा नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, सारे नंबर इसको हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम सभी नंबर को किस में चेंज कर सकते हैं, p/q के रूप में, यानी एक फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा 0 हो गया, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1
1। तो ये भी देखिए ये हमारा एक फ्रैक्शन बन गया, p/q के फॉर्म में हम इसको लिख दिए, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, अभी रेशनल नंबर हो गया। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक नंबर हमारा 5 हो गया, तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो हाँ ये भी है, क्योंकि हम इसको 5 को 5/1 लिख सकते हैं। 5 में जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा अभी भी क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। तो 5/1 हमारा रेशनल नंबर होता है। चलिए तो इस तरह से कौन कौन से नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं? तो अब तक हमने जितने भी नंबर पढ़े, जैसे कि नेचुरल नंबर, जैसे हमने होल नंबर पढ़ा, जैसे हमने इंटीजर पढ़ा, तो ये सारे नंबर एंड इंटीजर ये सभी के सभी एलिमेंट होते हैं हमारे रेशनल नंबर के। मतलब कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये सभी नंबर्स हमारे रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम इन सभी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं अगला इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर है, ये मैं नहीं बताया यहाँ पे, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। तो इरेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं किसको बोलते हैं? जो संख्याएं रेशनल नंबर नहीं होती हैं। ये समझिए कि जिन संख्याओं को हम रेशनल नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, मीनिंग p/q के रूप में हम इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो हमारे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि रूट में जितने भी नंबर होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11। अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने √1 और √4 और √9 क्यों नहीं लिखा? तो देखिए अगर हम √1 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, √4 लिखने जाएंगे तो उसकी वैल्यू 2 होती है, तो 2, 1। उसी तरह से अगर मैं √9 लिखूं तो √9 की वैल्यू 3 होती है, तो 1, 2, 3 ये सब तो हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि हम इनको p/q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसीलिए। तो ऐसे जो है नंबर जो रूट में हो, ठीक है ना, और उनको अगर एक्सप्रेस किया जाए डेसिमल में तो वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, उनको हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। चलिए अब इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं अपरिमेय संख्याओं को। तो अभी के लिए अब इतना जानिए कि जो संख्याएं p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती हैं उनको हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और ऐसी संख्याएं हमारी रूट में होती हैं, जैसे √2, √3, √5, √6, √7। और आप लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे √2 है तो √2 की वैल्यू क्या पढ़ते हैं? √2 की वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे कि 1.414। तो ये वैल्यू इतनी ही नहीं होती है, ये वैल्यू इससे ज़्यादा होती है। इसको अप्रॉक्स में 3 डेसिमल के 3 प्लेसेस तक इतना बताया जाता है। ये ऐसी वैल्यू होती हैं जो नॉन रिपीटिंग होती है और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। मतलब ना तो ये वैल्यू कहीं ख़त्म होती है, ना तो ये वैल्यू कहीं रुकती है, और ना ही ये क्या होती है, रिपीट भी नहीं करती है। मतलब ये है 4 है तो 414, 414 ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं होती जो एक पैटर्न के बाद रिपीट करती हैं। चलिए अब इसी के बारे में अपरिमेय संख्याओं को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, अब रेशनल नंबर वो हमारे क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग, इसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं। तो नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। अब इसको एक बार और समझ लीजिए, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, का मतलब
नॉन रिपीटिंग, ये मीनिंग से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जो रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनावर्ती। आवर्ती मतलब होता है रिपीट करने वाले, और अनावर्ती मतलब जो रिपीट नहीं करते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग बोलते हैं अशांत, और फिर बोलते हैं इनको, डेसिमल को तो आपको पता ही है कि दशमलव बोलते हैं। तो नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे ING छूट गया है, तो नॉन अनावर्ती अशांत दशमलव बोलते हैं। चलिए अब डेसिमल की बात कर लेते हैं कि डेसिमल जो है कितने तरह के होते हैं, फिर आपको रेशनल नंबर और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डेसिमल्स की। तो ये है हमारा डेसिमल्स। तो देखिए डेसिमल जो हमारा होता है ये भी दो तरह का होता है, जिसको हम पहला जो हमारा डेसिमल होता है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, शांत दशमलव। फिर दूसरा जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, तो देखिए जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या है, तो शांत दशमलव या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल है जो डेसिमल के कुछ प्लेसेस पे आके टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। मतलब जैसे 0.5 है, या डेसिमल के बाद एक ही डिजिट पे है, उसके बाद नहीं है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा एग्जांपल लें तो 0.576, ये डेसिमल के 3 डिजिट तक पे आके ख़त्म हो गया, उसके बाद और कोई डेसिमल नहीं है। बात कर लेते हैं, जैसे ये है हमारा 5.678, तो ये हमारा हम देख रहे हैं यहाँ पे 9 भी लगा लो, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट पे ये नंबर आके फिनिश हो गया, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। अब इसके बाद और कोई डेसिमल नहीं है। तो ऐसे डेसिमल जो डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो 6.142357 ये भी हो गया। कहने का मतलब है कि ये 8 तक आके ख़त्म हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी डेसिमल के 7 प्लेस तक है ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव है। अब फिर हम बात कर लेते हैं अशांत दशमलव की या फिर नॉन टर्मिनेटिंग की। तो ये ऐसे डेसिमल होते हैं जो कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे हमारा ये देख लीजिए 0.33333333 ऐसे डैश 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 डैश, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, 3333 बार बार आ रहा है। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ कि 0.135396213955 है 9, इस तरह से। और 9 के बाद फिर आगे भी है, यहाँ पे ये हमारा 0 डेसिमल है, तो 0 डेसिमल 1 2 3 4 5 9 6 3 4 3 9 5 6 2 1 3 5 9, ठीक है, 2 4 7 5 8 0 1। तो इसका मतलब है कि इस तरह से ये डेसिमल हो रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, बराबर लगातार। मतलब इसकी वैल्यू ना तो 100 पोजीशन पे आके ख़त्म हो रही है, ना 1000 पे, हमेशा लगातार बढ़ते जा रही है, कभी ख़त्म नहीं हो रही है। तो ऐसे डेसिमल को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि अशांत दशमलव में मैंने एक चीज़ लिखाया है कि एक ऐसा डेसिमल होता है जो एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, या फिर कुछ नंबर का पैटर्न होता है जो बार बार रिपीट करते हैं, और कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कोई पैटर्न नहीं होता है और कोई रिपीटिशन नहीं होती है। तो दोनों को हम लोग अशांत या फिर
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या शांत दशमलव को रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, शांत दशमलव को हम लोग रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा है 0.5, तो अगर मैं इसको लिख दूं 5/10, तो 5/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.5। 5 में आप 10 से डिवाइड करिएगा, आएगा आपका 0.5। अगर ये मैं लिख दूं 576 है, इसको अगर मैं लिख दूं कि 576 अपान में 1000, तो देखिए 576 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 0.576। तो जो शांत डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसको हम लोग रेशनल नंबर, यही तो है p/q के फॉर्म में लिख दिए तो रेशनल नंबर बन गया, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। तो इसको अगर हम ब्रैकेट में लिखना चाहें तो r लिख सकते हैं, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। चलिए फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, अशांत दशमलव की। तो देखिए, अशांत दशमलव में हमारा 2 टाइप के नंबर आते हैं। एक तो जो है रिपीटिंग आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 0.3333 डैश 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 जैसे, और दूसरा मैंने बताया कि कोई नंबर रिपीट ही ना हो, जैसे 0.478953। मतलब है कि हम तो नंबर बस 10 ही यूज़ कर सकते हैं और 10 ही से जो है बड़े बड़े नंबर, लेकिन कोई पैटर्न नहीं हो, मतलब कि एक निश्चित डेसिमल पे आके या फिर निश्चित प्लेस पे आके ये नंबर रिपीट करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। 5378954 और इसी तरह से ये नंबर बढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो अशांत डेसिमल होता है, अब हम लोग बस अशांत की ही बात कर रहे हैं, तो जो अशांत डेसिमल होता है ये भी 2 तरह का होता है, अभी मैंने लिखाया है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो अशांत डेसिमल भी हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा रिपीटिंग, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, तो रिपीटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग बात किए थे कि ये होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये सॉरी, यहाँ पे ए इरेशनल नंबर था, रेशनल नंबर हमने लिख दिया है। इरेशनल नंबर वो होता है जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। चलिए, तो अशांत डेसिमल भी 2 तरह का होता है, एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे होता है हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए, रिपीटिंग डेसिमल जैसे कुछ नंबर रिपीट करते हो, जैसे 0.3333 डैश डैश डैश, ये है। तो देखिए, जो नंबर रिपीट करते हैं उन पे हम बार लगा के लिखते हैं। जैसे 0. इसमें 3 नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.33 पे बार, मतलब इसका ये है कि बस नंबर 3 ही रिपीट कर रहा है। जैसे 0.142758 और इस पे बार है टोटल नंबर पे, तो इसका मतलब ये है कि यही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। यही 8 के बाद फिर आएगा 1421758, फिर आएगा 142758, और इसी तरह से ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए, और फिर नॉन रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, कि ऐसा नंबर जो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। जैसे 0.56789123 फिर है आ गया हमारा 4 के बाद 95632110921223, ऐसे कुछ ऐसे ही नंबर बार बार रिपीट न हो रहा और ना ही टर्मिनेट हो रहा। और रिपीट होने का ये मतलब नहीं है कि 9 के बाद रिपीट नहीं होगा, क्योंकि नंबर हमारे 0 से 9 तक ही होते हैं।
तो उनके अलावा और कोई नंबर हम जानते ही नहीं हैं, तो सारे नंबर उन्हीं से बनाते हैं। तो वो नंबर रिपीट होंगे लेकिन एक खास पैटर्न पे रिपीट नहीं होते, जैसे यहाँ पे हो रहे हैं। जैसे 333 देख लो, यहाँ पे ये देख लो, यही नंबर अगर इसको इस पे बार हटाएं तो ऐसे लगेगा 1 4 2 7 5 8। फिर ये नंबर होगा, ये देख लो 1 4 2 7 5 8, फिर 1 4 2 7 5 8, फिर आएगा हमारा 1 4 2 7 5 8। तो यही नंबर बार बार ऐसे डैश 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 बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे 0.142758 और इस पे बार लगा लेंगे। चलिए, तो इस तरह से ये होता है हमारा अशांत दशमलव। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या अशांत दशमलव रेशनल होता है कि इरेशनल होता है। तो देखिए, इसमें जो रिपीटिंग डेसिमल होता है, जो रिपीट होता है, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा ये है 0.3 पर बार, तो इसको हम लोग देखिए जितना नंबर पर बार रहता है उतना नंबर लिख लेते हैं और उसके अपान में उसको बटा में 9 लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये जो नंबर 3 को 9 से डिवाइड करिए, बार बार यही आएगा 0.333333, इस तरह से आएगा। फिर हम देखते हैं ये नेक्स्ट नंबर, ये है हमारा 14275 और इस पे बार था, तो इसको क्या करेंगे, जो नंबर पूरा है वो लिख लेंगे और जितने नंबर है टोटल 6 नंबर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 6 9 ऐड कर लेंगे। तो ये भी हमारा p/q के फॉर्म में हो गया। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। तो ध्यान दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम उनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कौन ऐसा नंबर है जो इरेशनल होता है? तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे लिखा हूँ नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये ऐसा नंबर ना तो किसी खास पैटर्न पे रिपीट कर रहा हो और ना ही ये नंबर कहीं टर्मिनेट हो रहा है, कहीं जाके ख़त्म हो रहा है। इसकी वैल्यू आप 5 लाख प्लेस तक भी निकाल सकते हो और उसके आगे भी जा सकता है। तो ऐसा होता है। तो इसी नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं और ऐसे ही नंबर को हम लोग रूट में रखते हैं, यानी कि करड़ी में रखते हैं। चलिए, अब इसी रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, अगर ऐसे आ गया एक एग्जांपल कि 0.399, 9 नहीं आया, मान लो कि 3 है, 9 है और 8 है और बाद में 98989898 इसी तरह से नंबर रिपीट हो रहा है। तो क्या इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसको लिखेंगे 0.98 बार बार आ रहा है, तो बार भी हम 98 पर ही लगाएंगे। तो अगर हम 98 पर बार लगाएंगे तो इसको कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे? तो देखिए, इसके लिए सिंपल फंडा हमारा ये है कि जो नंबर दिया गया है वो पूरा लिखिए। तो ये नंबर है हमारा 398। अब इस 398 में से देखिए जिस पर बार नहीं लगा है वो माइनस करिए, माइनस कर दिया। फिर जितने नंबर पर बार लगा है उसके लिए 99 हम तो लिखते ही हैं, यहाँ पे लिख दिए। जितने नंबर पर बार नहीं लगा है उसके लिए लिखिए 0। तो क्या बनेगा हमारा, 398 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा बनेगा 395/990। तो देखिए, ये नंबर हो गया हमारा 395/990। तो अगर हम 395 में 990 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 398989898 और इसी तरह से ये नंबर रिपीट होते जाएंगे। चलिए, तो जो हमारा ना रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये रेशनल नंबर है। बाकी एक ही बचता है हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटल, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे डेसिमल हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं और ना ही किसी खास पैटर्न को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। चलिए, फिर अब हम इसके बाद बात करेंगे इवन और ऑड नंबर्स की। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं
इवन नंबर की। तो देखिए इवन नंबर क्या होता है हमारा, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, द नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाई 2, जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो, जो नंबर 2 से डिवाइड हो, और डिवाइड हो को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि विभाजित हो। जो विभाजित हो जाए 2 से, उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं। और ध्यान दीजिए कि जो सम संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उनके लास्ट में या तो 2 आता है, या तो 4 आता है, या तो 6 आता है, या तो 8 आता है, या तो 0 आता है। ये पहचान है कि सम संख्याओं के लास्ट में या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 8 आएगा, या तो 0 आएगा लास्ट में। चलिए फिर, तो उसको हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 10 भी है। देखो 10 में हमारा 0 आ गया, फिर 12 है हमारा, 14 है। तो सम संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके बीच में 2-2 का गैप होता है। चलिए फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर को हम लोग बोलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो देखिए विषम संख्याएं किसको बोलते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो, ऐसे नंबर्स जो 2 से, यहाँ पे है जो नंबर 2 से विभाजित हो, और यहाँ पे है जो 2 से विभाजित या फिर डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग विषम संख्या या फिर ऑड नंबर्स। और ये नंबर हमारे कौन कौन होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि जो विषम संख्याएं होती हैं उनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 यही सब नंबर आते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए जिसके लास्ट में या तो 1 है, या तो 3 है, या तो 5, या तो 7, या तो 9 रहेगा, तो ऐसे नंबर्स हमारे विषम संख्याएं कहे जाते हैं। फिर हम लोग बात कर लेंगे प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स की, देखिए नंबर्स हमारा क्लासिफिकेशन हो चुका है। रियल नंबर में हमारे बस नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इतने ही आते हैं। तो बाकी ये सब क्या हैं, तो ये सब जो अब मैं अभी लिखा रहा हूँ, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सब काउंटिंग नंबर है, सब के सब नेचुरल नंबर हैं। बस उसी को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है नेचुरल नंबर को। जैसे ये सब के सब समझिए कि नेचुरल नंबर, देखिए तो प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं, तो इसमें बात आती है फैक्टर की। तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है, तो सिंपल सा है गुणनखंड कि जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे कोई नंबर है 6, तो 6 हमारा किस किस से डिविजिबल है। 6 को हम अगर 1 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो क्या ये डिविजिबल है, वो है। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से 6 2 से भी डिविजिबल है, 6 हमारा 3 से भी है, 6 हमारा 6 से भी है। तो ये सभी नंबर इसके फैक्टर होते हैं। फैक्टर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, दिए गए नंबर को विभाजित कर दे, उसको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर्स या बोल लीजिए गुणनखंड बोल लीजिए, एक 1 हो और दूसरा वो खुद हो, इटसेल्फ हो, खुद हो, स्वयं हो, उसको बोलते हैं। यानी इसके को टोटल 2 ही फैक्टर होने चाहिए। प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे
जैसे हमारा 2 है, पहला जो प्राइम नंबर होता है हमारा 2 है, इसका केवल 2 ही फैक्टर है, 1 और 2, 3 का 1 और 3, 5 का 1 और 5, 7 का 1 7, इस तरह से ये सारे नंबर दिए गए हैं। ध्यान रखिए हमारा पहला प्राइम नंबर 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का केवल और केवल एक ही फैक्टर है, जबकि प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होना चाहिए, पहला 1, दूसरा वो खुद, जबकि 1 में ऐसा नहीं है। इसीलिए ध्यान दीजिए कि सबसे पहला जो हमारा प्राइम नंबर है वो है हमारा 2। पहला जो सबसे पहला या फिर सबसे छोटा, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट p मतलब प्राइम नंबर, वो कौन सा है? वो हमारा 2 होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बस 2 ही हमारा ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम नंबर होने के साथ साथ इवन नंबर भी है। इसके अलावा जितने भी नंबर आएंगे, जितने भी अभाज्य नंबर या फिर प्राइम नंबर, वो सब के सब ऑड होते हैं। बाकी जो दूसरे होते हैं अदर्स नंबर आएंगे जो प्राइम भी होंगे, वो हमारे सारे के सारे कैसे नंबर होंगे? वो हमारे सारे नंबर ऑड नंबर होंगे। तो ये एक खासियत होती है कि हमारा पहला ही 2 जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, यही वो एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन नंबर होता है, बाकी सभी नंबर प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। फिर है हमारा प्राइम नंबर के बाद को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो देखिए को प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर को बोलते हैं, ऐसे 2 नंबर्स को बोलते हैं जिनका HCF 1 हो। HCF निकालना तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना? 2 नंबर्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है को, तो को से हम यही समझेंगे कि 2 ही नंबर लेते हैं। तो 2 नंबर, ठीक है, जिनका HCF, अब आप लोग ज़्यादा ये भी सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इंग्लिश वर्ड का क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो ये देखिए इंग्लिश जानना भी आपके लिए ज़रूरी है, इसीलिए। तो HCF क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको हिंदी में हम लोग बोल लेते हैं महत्तम कॉमन को होता है समान, तो समापवर्तक बोलते हैं, आई थिंक। तो जिसका HCF 1 हो, मतलब ऐसा नंबर दो नंबर दिया गया हो जो 1, उनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि वो 1 के अलावा किसी से डिवाइड ही ना हो। फॉर एग्जांपल ये देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा 1 और 3, 1 और 3। अब ये 1 और 3 देखिए, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 ही तो है ना। दोनों में 1 के अलावा और 1 का हमारा फैक्टर देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 का केवल 1 ही फैक्टर, 3 का हमारा 1 भी है और 3 भी है। तो दोनों में ऐसा कौन फैक्टर है जो कॉमन है? तो 1 है। तो जिसका HCF 1 हो, मतलब उसमें कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 के अलावा और कोई नंबर ना हो, तो उसको बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। तो देखिए जो को प्राइम नंबर है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए जिसका HCF 1 हो, मतलब कि वो दोनों नंबर 1 के अलावा और किसी से डिवाइड ना हो, तो वो हमारे एक प्राइम नंबर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूँ 9, देखिए 9 और 10 ये दोनों हमारे प्राइम नंबर नहीं है, ना तो 9 प्राइम नंबर है, ना ही हमारा 10 नंबर है, लेकिन अब दोनों को ले लिया तो 9 और 10 हमारे दोनों को प्राइम जरूर हैं। क्यों? क्योंकि 9 और 10 दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है और 1 के अलावा और कोई नहीं है। जैसे 9 का फैक्टर लिखेंगे तो 9 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, फिर 9 से होगा। अगर 10 का फैक्टर लिखेंगे तो 10 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है? 1 है। तो जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है उसी का HCF 1 होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है उसका HCF 1 होता है।
यानी महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तो मतलब ये है कि ये 9 और 10 को हम बस 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भाग दे सकते हैं, इसके अलावा और किसी नंबर से इसको हम भाग नहीं दे पाएंगे। तो इसको बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। देखिए को प्राइम नंबर कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, और कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो लगातार 2 नंबर लेते हैं वो हमेशा को प्राइम ही होते हैं। फॉर एग्जांपल 24 ले लीजिए और 25 ले लीजिए, ये दोनों नंबर हमारे क्या हैं, प्राइम नहीं है लेकिन को प्राइम है। तो देखिए जो को प्राइम नंबर हो सकता है वो कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो प्राइम हो चाहे ना हो। जैसे 2 प्राइम नंबर भी हमारे को प्राइम होते हैं, जैसे 5 ले लीजिए और 7 ले लीजिए, ये हमारे दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों का HCF 1 है। तो ये हमारा प्राइम नंबर तो आपस में को प्राइम होते ही हैं, लेकिन जो नॉन को प्राइम है, जो हमारे प्राइम नंबर जो नॉन प्राइम नंबर हैं, जो प्राइम नंबर नहीं हैं, वो भी हमारे को प्राइम नंबर हो सकते हैं। और इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल ये भी है कि जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, भी हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। फिर हम इसके बाद बात कर लेते हैं ट्विन्स प्राइम की। इसको हम लोग बोलते हैं ट्विन्स प्राइम या फिर ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम को क्या बोलते हैं, देखिए को प्राइम को हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य। हिंदी में आपको पूछा जाएगा सह अभाज्य संख्या। और ट्विन प्राइम को हम लोग बोलते हैं जुड़वा। क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो देखिए ऐसे कौन से नंबर है जिनको हम ट्विन प्राइम बोलते हैं, तो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है। जैसे हम 3 और 5 ले लेते हैं, देखिए 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, जिसका डिफरेंस 2 आए। जैसे हम 5 और 7 ले लेते हैं तो इसका भी गैप 2 आता है। जैसे हम 11 और 13 ले लेते हैं तो इनका भी गैप 2 आता है। जैसे हम 17 और 19 लेते हैं तो इनका भी गैप 2 आता है। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे 2 प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर को हम लोग, जिनके बीच का गैप 2 होता है, उसी को हम लोग ट्विन प्राइम या फिर जुड़वा नंबर कहते हैं। चलिए फिर इसके बाद है हमारा कंपोजिट नंबर। ये देखिए ये हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य संख्या से विभाजित करना, ठीक है। तो जैसे अभाज्य नंबर हमारा कौन कौन सा होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से होता है। तो जैसे मान लो हम कोई नंबर ले रहे हैं 200 और 200 को डिवाइड करना है, वो भी प्राइम फैक्टर से। तो करिए पहले 2 से, तो 2 से करेंगे तो 100 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो 200 को क्या लिख सकते हैं, वही चीज़ 3 टाइम हमारा 2 है तो 3 टाइम 2, फिर 2 टाइम हमारा 5 है तो वो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम और 5 का मल्टीप्लाई हुआ है 2 टाइम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि काउंटिंग नंबर में 1 से लेकर के 100 तक में कितने ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं प्राइम नंबर, वो भी काउंटिंग नंबर में। तो देखिए पहला हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, यहाँ पे प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, तो ये होता है हमारा पहला 2, फिर होता है हमारा 3, फिर 5, फिर होता है हमारा 7, 1 से लेकर 10 तक में, फिर होता है हमारा 11, 13, फिर होता है हमारा 17, फिर होता है 19, फिर होता है हमारा इधर 23, और 23 के बाद हमारा होता है इधर 29,
फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा होता है 31 के बाद हमारा होता है 37, इसके बाद बात करते हैं तो 41, उसके बाद होता है 43, उसके बाद होता है हमारा 47, फिर आता है हमारा 53 और 59, फिर हम बात कर लेते हैं तो 61 होता है, फिर हमारा 61 के बाद होता है 67, और 67 के बाद होता है हमारा 71, और 71 के बाद होता है 73, और 73 के बाद हमारा आता है 79, और 79 के बाद हमारा आता है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 और 88, 89 आता है हमारा, और 89 के बाद आता है हमारा 97। तो ये देखिए, ये थे हमारे 1 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा है यहाँ से लेकर के 50 तक, फ्रॉम 1 to 50, 1 से लेकर के 50 तक में जितने नंबर हैं वो हमारे 15 ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं, और 50 से लेके 100 तक में, 50 से लेके हमारे 100 तक में जो हैं टोटल 10 ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं। और इसमें हमारा पहला ही नंबर ऐसा है जो इवन नंबर भी है, और हमारा पहला छोटा भी है और इवन भी है, बाकी सबके सब क्या हैं, सबके सब ऑड नंबर हैं। तो ये था हमारा प्राइम नंबर। तो इसमें बस इतना ही हमको ध्यान रखना है कि ये होता है हमारा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर जैसे दिया हुआ है कि चेक करना होगा हमको कि कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। अगर ये चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हो और हमको चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा एक नंबर दे दिया गया है 197, और हमको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। ओके, तो अब करते क्या हैं कि इसके पहले हम लोग नंबर देखते हैं कि ऐसा नंबर कोई ढूंढते हैं जिसका स्क्वायर करें तो इसके जितना आ जाए, ध्यान दीजिए, या इससे कम ही आए। तो फिर हम देखते हैं कि ये नंबर हमारा कौन है। तो ये देखो, अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है हमारा, 11 का करेंगे तो 121 आएगा, फिर 12 का करेंगे तो 144 आएगा, फिर हम करेंगे 13 का तो 169, 14 का करेंगे तो 190, 4 जा कितना होता है 16, यानी 196 आता है। तो ये देखो इनके नियर में आ गया। अगर 15 का करते हैं तो 225 ज़्यादा हो गया, यानी हम अब लेंगे 14 को। अब देखो 14 तक है तो हम ये लेंगे इसके लिए नंबर 14 को। अब 14 के पहले जितने भी प्राइम नंबर है सबको लिखेंगे, जैसे 2, 3, उसके बाद है हमारा 2, 3, उसके बाद 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 14 के पहले ये सब प्राइम नंबर हमारे होते हैं, लिख लिया। अब देखिए 197 को हम इन सभी से बारी बारी डिवाइड करेंगे। अगर किसी से भी 197 हमारा डिवाइड हो गया तो मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं डिवाइड हुआ तो मतलब कि ये प्राइम नंबर है। फॉर एग्जांपल 197 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से करके देखते हैं तो 3 से भी नहीं होगा हमारा, फिर 5 से करते हैं तो 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से करेंगे, चेक कर लो 197 को 7 से करेंगे तो 7 का करेंगे तो 7 2 जा 14, बच गया हमारा 5 और 7, और 7 8 जा होता है हमारा 56, मतलब 7 8 56 होता है, ये हमारा 57 है, नहीं हो रहा है 7 से भी। 11 से करके देखिए, तो 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11 होगा, फिर बचेगा 19 में से 11 माइनस करोगे तो 8 और 7, तो 8 और 7 11 से तो कटता नहीं है, यानी 11 से ही नहीं कट रहा है ये। फिर 13 से करके देखते हैं, तो 13 से भी करोगे तो 13 1 जा 13, और 19 में से 13 कटेगा तो 67, और 13 का टेबल पढ़ोगे तो 67 भी नहीं आता है। मतलब ये कि 197 हमारा प्राइम नंबर है। देखो ये 2 थे, 3 से किसी से भी नहीं कटा, इसका मतलब कि 197 हमारा प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं
कि प्राइम नंबर कौन सा है नंबर है और कौन सा नहीं है। पहला काम करते हैं कि जो भी नंबर दिया हो उसका एक नंबर ढूंढते हैं जिसका स्क्वायर करें तो उतना ही नंबर आ जाए या उससे कम आ जाए, फिर उस नंबर के पहले तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं सबको लिख डालते हैं और सारे नंबर से इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम नंबर है, अगर डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है। चलिए फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टर्स की। तो अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स की। फैक्टर्स क्या होते हैं? तो फैक्टर को अभी हम लोगों ने देखा था, क्या होते हैं ये? गुणनखंड। किसको बोलते हैं हम लोग? तो ये भी मैंने बताया था कि जो दिए हुए नंबर को पूरी तरह से विभाजित कर दे, ठीक है ना, विभाजित कर दे, वही होता है हमारा गुणनखंड, ठीक है। या फिर फैक्टर बोल लीजिए। जैसे अगर मैं 5 का फैक्टर बोलूँ तो 5 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 और 5। 6 को 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। 7 को 1 और 7 डिवाइड करेगा। 8 को 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा और 8 करेगा। तो ये 1 और 5 के फैक्टर हो गए, ठीक है। तो इधर वाले जितने भी मैंने लिखे हैं सब के सब क्या हैं? ये होते हैं हमारे फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें ये एक खास बात होती है कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो लिमिट में होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जैसे 5 का 2 है, 6 का 4 है, 7 का 2 है, 8 का हमारा 4 है। हम इसमें बोल सकते हैं कि हाँ इस नंबर का इतना फैक्टर है। चलिए फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीपल्स की। मल्टीपल्स, तो देखिए मल्टीपल क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणज बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर कोई लोग इसको गुण्य भी बोलते हैं, गुणज बोलते हैं या फिर गुण्य भी बोलते हैं। मतलब ये है कि ऐसा चीज़ जो मल्टीप्लाई करने पे मिले उसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। जैसे 2 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, 2 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा, 2 में मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आएगा। मीनिंग कि 2 में हम जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो जो हमारे रिजल्ट मिल रहे हैं वो सभी 2 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि सभी हम 2 में ही तो हम एक बार 1 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो वही ये 2, 4, 6, 8, 10 ये सब किसके मल्टीपल हैं? ये सब हमारे 2 के मल्टीपल हैं। तो मल्टीपल मतलब गुणज, जो सीधी सी बात है कि जो गुणा करने से प्राप्त हो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल्स या फिर गुणज, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जो गुणज होते हैं वो टेबल ही होते हैं। जैसे अगर 2 का अगर मल्टीपल पूछा जाए तो 2 का टेबल हो जाएगा, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है कि टेबल हम बस 10 तक ही पढ़ते हैं। जैसे 2 10 जा 20, अगर 2 का टेबल मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे लास्ट 2 10 जा 20, लेकिन नहीं, जो मल्टीपल होते हैं ये क्या होते हैं? ये इनफाइनाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 को 10 से करूँगा तो ये 20 होगा, लेकिन 2 को अगर मैं 11 से करूँगा तो क्या होगा? ये 22। 2 को मैं अगर 11 की जगह पे 36 से करूँगा तो ये क्या होगा? 72। तो कहने का मतलब जो मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट होता है, जो टेबल होता है वो बस 10 तक होता है। तो बेसिकली ये टेबल ही होता है लेकिन इनफाइनाइट तक होता है। तो इसमें देखिए कोई भी आदमी ये नहीं बता सकता कि किसी नंबर का जो मैक्सिमम सबसे बड़ा मल्टीपल है वो कौन है, लेकिन हाँ सबसे छोटा मल्टीपल बताया जा सकता है, और किसी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद ही होता है। जैसे 2 है तो 2 का सबसे छोटा मल्टीपल 2 ही है। उसी तरह से हम लोग फैक्टर पढ़े थे, तो फैक्टर में किसी नंबर का
सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, ध्यान दीजिएगा, और सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 12 की, तो 12 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और खुद 12 से होगा। तो किसी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद होता है। लेकिन मल्टीपल में उसका सबसे छोटा मल्टीपल होता है वो खुद 2, और सबसे बड़ा मल्टीपल ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, उसको हम लोग ज्ञात ही नहीं कर सकते। चलिए, तो अब ये हमारा हो गया फैक्टर और मल्टीपल भी। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं परफेक्ट नंबर की, वो क्या होता है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे परफेक्ट नंबर की कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या तो होल नंबर को भी बोलते हैं, तो अब इसको हिंदी में कोई नाम ना ही दे तो बेटर है, परफेक्ट नंबर को परफेक्ट नंबर ही बोले, कंप्लीट संख्या। तो ये देखिए, परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, तो ऐसा नंबर जिसके सभी फैक्टर को ऐड करें तो ये जितना है उतना ही आ जाए, सिवाय इसके सबसे बड़े फैक्टर इस खुद को छोड़ के। जैसे 6 है, तो 6 का हमारा फैक्टर क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और खुद 6 होता है। तो 6 को हटा दो, बाकी सबको जोड़ दो, तो अगर 6 आ जाए तो 6 हमारा परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे 1 2 और प्लस ये 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6 ही तो आएगा ना, तो ये 6 हो जाएगा और इधर भी 6 हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसके सारे फैक्टर को जोड़ोगे तो वही नंबर आए जिसका वो सारे नंबर फैक्टर हैं, सिवाय उसके मैक्सिमम फैक्टर को छोड़ दीजिए, या हाईएस्ट जो फैक्टर है उसको छोड़ दीजिए, यानी उसका जो खुद जो फैक्टर है उसको बस छोड़ दीजिए, बाकी सबको ऐड करिए, तो वो हमारा होता है परफेक्ट नंबर। तो देखिए, जो सबसे पहला और सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है वो हमारा 6 होता है। इसके बाद नंबर आता है 28 का। 28 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, फिर इसके बाद हमारा 4 से भी होगा, 4 के बाद 7 से भी होगा, फिर हमारा 14 से होता है, फिर हमारा 28 से होता है। तो देखिए, 28 का फैक्टर 28 भी है, तो 28 को छोड़कर बाकी सबको ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। चलिए, फिर अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करना, कैसे हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करते हैं। जैसे अगला हमारा हेडिंग है गुणनखंडों की संख्या बताना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ 200 का, 200 ना ले लो, अभी हम बात कर ले रहे हैं कि 100 ही ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। तो 100 हमारा किससे किससे डिविजिबल है, देखिए, तो 1 से भी डिविजिबल है, हमारा 2 से भी है, हमारा 4 से है, 5 से है, 5 के बाद हमारा 6 से नहीं है, ना ही 7 से है, 8 से है, 8 से भी नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से है, 10 के बाद हमारा सीधे 20 से है, फिर 25 से है, फिर हमारा 50 से है, फिर हमारा 100 से भी डिविजिबल है। तो टोटल इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल फैक्टर हो गए इसके 9। तो देखिए, अगर नंबर छोटा है तो इसके फैक्टर निकाल के आप लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए नंबर बहुत बड़ा दे दिया तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में और काउंट करने में बड़ा टाइम जाएगा। तो इसलिए हम नंबर को एग्ज़ाम में क्या किया जाता है, नंबर को एक ट्रिक से निकाला जाता है। इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है एग्ज़ाम में कि वो इतने बड़े नंबर का पहले फैक्टराइजेशन करे और फिर देखे कि कौन कौन सा नंबर है। चलिए, ठीक है, तो इसका हम लोग एक अल्टीमेट मेथड देखते हैं। तो देखिए, जो भी नंबर दिया गया है यहाँ पे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे 100 है तो 100 का कर दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम नंबर से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं 100 को हम लोग, 2 × 2 × 5 × 5।
अब देखिए इस 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, 5 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2। अब देखिए अब इसमें बात कर लेते हैं कि देखिए कैसे निकालेंगे, आया है हमारा 9, तो देखिए पावर जितना रहता है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं, तो पावर 2 है तो 2 में हम 1 ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 5 की भी पावर 2 है तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 1, 2 में 1 ऐड कर लो। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 और 1 3, और ये भी 2 और 1 3, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया हमारा 9 आ गया। ठीक है, चलिए फिर तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन बता सकते हैं। अब इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए अभी हमने लिखा था 100 का, तो उसी तरह से अगर मैं बात करूँ 200 को, तो 200 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो अब पूछा जाए कि 200 के टोटल कितने फैक्टर होंगे, तो देखिए यहाँ फैक्टर 2 का पावर 3 है तो 3 में हम 1 ऐड कर लेंगे, और 3 में 1 ऐड करके क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 में भी 1 ऐड कर लेंगे। अब बताइए 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, यानी टोटल कितने फैक्टर होंगे 200 के, 12 फैक्टर होंगे। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं 400 की, तो देखिए 400 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे हमारे, 2 की पावर 4 है तो 4 में 1 ऐड करो तो 4 प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 1, तो ये हमारा बनेगा 5 इंटू 3, यानी 400 के कितने फैक्टर बनेंगे हमारे 15। ठीक है, इस तरह से। चलिए फिर अब आप लोगों को फैक्टर बताने आ गया कि कितने फैक्टर होंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर दिया गया है उसमें जो पावर रहेगा, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, सभी में आ जाएगा हमारा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 200 में कितने ऐसे फैक्टर हैं जो इवन है, सम है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब आपसे पूछेगा कि जो सम फैक्टर हैं वो बताइए, सम गुणनखंड कितने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सम गुणनखंड निकालना है तो देखिए सम नंबर कौन होता है, जो 2 से डिवाइड होता है, ध्यान दीजिए। तो पहले काम करेंगे, जैसे मान लीजिए 200 है तो 200 को हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो देखिए सम गुणनखंड में जो 2 से डिवाइड होता है, तो अब क्या करते हैं, वो 2 का ही क्या होता है, 2 का ही फॉर्मेट होता है, 2 यानी 2 इंटू एन लिख लीजिए, हमारा वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, उसी को हम लोग सम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसे पूछेगा तो बस इसमें से एक 2 माइनस कर दीजिए, एक 2 बाहर निकाल लो, तो क्या बनेगा हमारा, 2 कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा क्या, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब ये बचेगा हमारा। अब ध्यान दीजिए पूछ रहा है कि कितने गुणनखंड है, तो 2 और इसका पावर ये, तो अब इसी को ऐड कर लो, कैसे, पावर 2 है तो 2 में प्लस 1 कर दो, और 5 का पावर 2 है तो यहाँ पे 2 में प्लस 1 कर दीजिए और मल्टीप्लाई करिए, तो कितने बनेंगे हमारे 200 के कितने ऐसे फैक्टर होंगे, तो वो हमारे कितने हो जाएंगे, 9 फैक्टर ऐसे होंगे जो सम होंगे। ठीक है, तो सम गुणनखंड हम लोग ऐसे निकालते हैं। चलिए फिर अब इसी तरह से हमसे पूछ देगा कि विषम गुणनखंड बताइए, तो क्या करेंगे, विषम गुणनखंड बताइए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, विषम गुणनखंड में देखते हैं कि ये बताइए, वैसे भी निकाल सकते हो कि टोटल 200 के कितने गुणनखंड है 12, और 12 में से ध्यान दीजिए 12 में से अगर 9 हमारे सम गुणनखंड है तो बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगे, 12 में से 9 माइनस कर देंगे तो 3 हमारे क्या होंगे, विषम गुणनखंड है। ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये देखिए, जब विषम गुणनखंड पूछेगा तो जो 2 का पावर जितना भी रहेगा वो तो हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि 2 का पावर जितना रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, सम गुणनखंड में आ जाएगा। तो अब देखो 2 का पावर 3 यहाँ पे है, ये देखो 200 को अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग,
2⁵ इंटू 5⁵2। तो ये 2 वाला का पावर जितना है उसको तो काट ही दो, बच गया हमारा 5⁵2। तो अब देखो मैंने क्या बताया है कि पावर जितना रहता है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं, तो क्या होगा हमारा 2 + 1 यानी कि 3। ऐसे 3 गुणनखंड होंगे जो हमारे विषम होंगे, ठीक है। बाकी सब क्या होंगे, सम होंगे। जैसे कौन कौन से वो भी विषम होंगे, तो कौन कौन से होंगे 200 के, वो भी देख लीजिए। 200 देखिए, एक तो हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, एक हमारा 25 से हो रहा है, एक हमारा और किससे डिवाइड हो रहा है, जो विषम होंगे और एक हमारा ये 1 हो रहा है, तो 1 से डिवाइड हो रहा है। चलिए, तो ये हो गया हमारा विषम। इस तरह से निकालते हैं। गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे बताएंगे, फिर सम गुणनखंड कैसे बताएंगे, फिर विषम गुणनखंड कैसे बताएंगे। चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी कल नया शुरू करते हैं फिर।